ऋषियों ने भी यही सोचा होगा, और हमारे यहां तंत्र में भी यही होता है। तंत्र में भी जितने तंत्र करने वाले लोग हैं वो ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स के माध्यम से अपनी भावना को प्रिसीजन तक लाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने अगर कोई ड्राइंग नहीं है, सामने स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो भावना को सटीक कैसे करोगे, फोकस कैसे करोगे, लेजर एंडेड कैसे बनाओगे। ऋषियों ने भी सोचा होगा कि मनुष्य को अगर इस प्रकार के नेतृत्व को प्रदान करना है, ऐसे मैनेजमेंट की एक ऐसे अधिष्ठाता को स्थापित करना है, वन हु कैन मैनेज मल्टीफेरियस एक्टिविटीज, सिचुएशंस एंड पीपल, उसे कैसी आकृति दें। तो उन्होंने जाकर के सोचा होगा कि ऐसे व्यक्ति को मनुष्य की आकृति तो पूर्ण पड़ती नहीं है। और बड़ा अटपटा सा विषय है कि एक मैनेजमेंट गुरु की स्थापना करने के लिए, एक मैनेजमेंट के अधिष्ठाता की स्थापना करने के लिए, दे हैड टू बोरो समथिंग फ्रॉम द एनिमल किंगडम। क्योंकि मनुष्य की आकृति पूर्ण नहीं पड़ रही थी, इसलिए हाथी का मुख मांगा गया। क्योंकि हाथी के मुख में वो बहुत कुछ समाहित था जो अभिव्यक्ति के लिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए एक मैनेजर में होना चाहिए। इसलिए गणपति में हम हाथी का मुख देखते हैं, विवरण में भी बाद में चर्चा करूंगा। फिर उसको अटपटा सा आकार दिया गया। क्या आवश्यकता थी? क्यों नहीं उसको सुडौल बनाया गया? Why do we have a pot bellied गणपति, जिसकी जो तोंद है वो फैली हुई सी है, बड़ी विचित्र सी आकृति है। अगर देखा जाए तो गणपति की आकृति बड़ी विचित्र है और इतनी अटपटी है कि उसमें कोई भी चीज ऐसे नहीं है जो रैशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके। ना तो मुंह बिल्कुल फिट बैठता है, ना बॉडी फिट बैठती है, और उसके बाद फिर उनकी 4 भुजाएं, और फिर वाहन, व्हीकल, लोग लंबी से लंबी गाड़ी प्रेफर करते हैं और वाहन के रूप में सामने चूहा बिठाया हुआ है। Why were all these non-conformities and probably all diverging factors incorporated in one picture? क्या जरूरत पड़ी थी? क्योंकि उन्हें उस बात को व्यक्त करने के लिए, मनुष्य को उस क्लासरूम में लाने के लिए और कोई आकार ठीक नहीं बैठ रहा था जिससे वो समझा सकें कि सामने की परिस्थितियों का संचालन करने वाला वो मैनेजर इन सभी गुणों से पूरित होना चाहिए। जब ऋषि ने सोचा, तब ऋषि ने गणेश की आकृति की संरचना की। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि जो कोई भी इन विशिष्ट गुणों की याचना करता होगा, ईश्वर से प्रार्थना करता होगा, निश्चित रूप से उस द्युलोक में भी ऐसी कोई काया रच जाती होगी। गणपति का जन्म कैसे हुआ, ये पुराणों की कथाएं हैं। बहुत तर्क संगत भले ही प्रतीत ना होती हो, लेकिन कोई ना कोई उसमें पीछे ऐसा कोई ना कोई मर्म अवश्य होगा। उस पर मैं नहीं जानता, लेकिन सबसे प्रचलित घटना मां पार्वती के स्नान को लेकर के है और शिव के द्वारा गर्दन काटने को आदि आदि। मैं उस पर नहीं जाता क्योंकि वो एक ऐसा कथा का, पुराणों का विषय है। मैं उस मर्म पर जाना चाहता हूं जिसका प्रबंधन की विधा, मैनेजमेंट की फील्ड के साथ सीधा संबंध है। मैं गणपति जी के अब उस पक्ष पर आता हूं जहां उनके मुख की बात आती है। एक हाथी के मुख में सबसे बड़ी खासियत यह है कि हाथी का आकार, ही इज ह्यूज, उसका आकार इतना बड़ा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। लगभग पशुओं में सबसे बड़ा विशालकाय उसी को माना जाता है और उसका मुख बहुत ऊंचे स्थान पर आसीन है, बहुत ऊंचे स्थान पर आसीन है। सामान्य पशु उतने ऊंचे नहीं है अगर हम जिराफ को छोड़ दें, लेकिन जिराफ के पास जो गर्दन और जो मुख मिलता है उसमें वो बहुत सारी विशेषताएं नहीं है। हालांकि हाइट है लेकिन विशेषताएं नहीं है जो हाथी के पास है। हाथी का मुख एक बहुत ऊंचे स्थान से बहुत कुछ देखने में सक्षम होता है, अर्थात दूर तक की दृष्टि उसे प्राप्त है। ही कैन सी थिंग्स टिल ग्रेट डिस्टेंस। एक मैनेजर में सबसे बड़ी आवश्यकता इसी बात की होती है कि प्रत्येक समय पर, प्रत्येक परिस्थिति का उसके पास टावर व्यू होना चाहिए। टावर व्यू माने जो सिक्योरिटी करते हैं लोग, क्या करते हैं, एक टावर बनाते हैं, टावर पर खड़ा हो जाता है व्यक्ति। वो क्या करता है, दूर दूर तक की स्थिति उसको प्राप्त रहती है, वो देख सकता है कहां किस प्रकार के लोग भ्रमण कर रहे हैं। उसी प्रकार एक मैनेजर में यह बहुत बड़ी आवश्यकता है कि उसे सारी परिस्थिति का अवलोकन होना चाहिए। अगर वो समान रूप से नीचे खड़ा है, सिर्फ सामने की परिस्थिति देख रहा है, तो पीछे का उसको बोध नहीं, पीछे क्या हो रहा है यू विल नेवर बी एबल टू रियलाइज। तो सबसे पहला पाठ हाथी के मुख का है, यू मस्ट हैव एन एलिवेटेड पोजीशन वेयर यू कैन ऑब्जर्व almost all the facts that are basically
एसोसिएटेड विद योर ओन असाइनमेंट। हमारे यहां पर जब कभी युद्ध भी होता था तो सेनापति सबसे ऊंचे टीले पर खड़ा होता था। क्यों? वो नीचे भी खड़ा हो सकता था, कोशिश करते थे सेनापति को ऊपर खड़ा करने की। क्यों? ताकि वो सारी व्यू रचना को उसका अवलोकन कर सके। ही कैन ऑब्जर्व एंड प्लान अकॉर्डिंगली, उसे सारी वस्तु स्थिति का बोध हो। इसीलिए हाथी के मुख की आवश्यकता का अनुभव होता है। दूसरी बात, हाथी का मुख बहुत बड़ा मुख है। अगर मनुष्य के साथ जोड़ दिया गया तो कहां मनुष्य की छोटी सी काया और कहां इतना बड़ा हाथी का मस्तक, इतना बड़ा मुख। यह इस बात का प्रतीक है कि वन मस्ट थिंक बिग। यह बात नहीं है कि बड़ा दिमाग हो गया, लेकिन सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है। उसको प्रतीक के रूप में ऋषि समझाने का प्रयास कर रहा है, बोध देने का प्रयास कर रहा है। परमाणु किसी ने देखा नहीं देखा है, अभी तक इसकी सुनिश्चितता कोई नहीं कर पाया है कि वी हैव बीन एबल टू टेक ए प्रिसाइज फिल्म ऑफ द एटम, लेकिन उसके छोड़े गए ट्रैक्स को अनुभव करने के बाद कहीं ना कहीं इस समय वैज्ञानिकों ने उसकी एक आकृति लगभग सुनिश्चित से की है। ठीक उसी प्रकार ऋषियों ने भी इन प्रॉपर्टीज को एक व्यक्ति में डालने के लिए एक रचना की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इतना बड़ा मस्तक होना चाहिए कि वन कैन थिंक बिग, बड़ी बात सोच सके, बड़े से बड़े विषय के ऊपर मनन कर सके। छोटा दिमाग नहीं होना चाहिए, संकीर्ण दिमाग नहीं होना चाहिए। संकीर्णता का परित्याग करने के लिए सिर बड़ा किया, थिंक बिग।